हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पशुधन सहायक की बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ग्राउंड लेवल की सब्जेक्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है वेटनरी गायनिकोलॉजी। ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं या वेटनरी गायनिकोलॉजी भी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि गायनिकोलॉजी, जो वेटनरी गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे गायनिकोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले बात करें गायनिकोलॉजी क्या है, दूसरा एंड्रोलॉजी एंड तीसरा एम्ब्रियोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी किसे कहते हैं? तो गायनिकोलॉजी बोलते हैं मादा जनन तंत्र का अध्ययन। क्या? मादा जनन तंत्र का अध्ययन। मादा जनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनिकोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात करें एंड्रोलॉजी क्या है? तो एंड्रोलॉजी बच्चों नर जनन तंत्र का अध्ययन। नर जनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। एंड नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? भ्रूण एवं भ्रूण के विकास का अध्ययन। भ्रूण के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार हम गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र एवं भ्रूण का अध्ययन। ठीक है, तो गायनिकोलॉजी क्या है? मादा जनन तंत्र का अध्ययन। एंड्रोलॉजी क्या है? नर जनन तंत्र का अध्ययन। और एम्ब्रियोलॉजी क्या है? भ्रूण एवं भ्रूण के विकास का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है एंड्रोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनिकोलॉजी वैसे भी याद होता है, तो एंड्रोलॉजी याद रखना है। नेक्स्ट देखें नर जनन तंत्र। एक है नर जनन तंत्र और एक है मादा जनन तंत्र। और नीचे लिखा हुआ है विकास। जब जाइगोट बनता है, युग्मनज, तो जाइगोट में गुणसूत्र के आधार पर क्या, अगर XX गुणसूत्र होंगे तो वो मादा होगी और XY गुणसूत्र होंगे तो वो नर बनेगा। ठीक है, तो युग्मनज में 2 नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मुलेरियन नलिका और एक होती है वोल्फियन नलिका। अगर XX गुणसूत्र आए तो मुलेरियन नलिका का विकास होगा और XY गुणसूत्र आए तो वोल्फियन नलिका का विकास होगा। इसका मतलब मुलेरियन नलिका जो है वो मादा जनन तंत्र बनाएगी और वोल्फियन नलिका जो है वो नर जनन तंत्र बनाएगी। तो नर जनन तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो नर जनन तंत्र का निर्माण जो है बच्चों वोल्फियन डक्ट या वोल्फियन नलिका से होता है। और मादा जनन तंत्र का विकास भ्रूण के अंदर कौन सी नलिका से होता है? तो मुलेरियन नलिका से। किससे? मुलेरियन डक्ट या मुलेरियन नलिका से। ठीक है, तो भ्रूण के अंदर नर जनन तंत्र का विकास वोल्फियन नलिका से और मादा जनन तंत्र का विकास मुलेरियन नलिका से। या फिर ऐसे याद रखना, माँ से मादा और माँ से मुलेरियन। मादा जनन तंत्र मुलेरियन नलिका से, माँ से मादा और मादा से मादा किससे बनेगी? मुलेरियन नलिका से बनेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट। और इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट या मुलेरियन नलिका बोल रहे हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का विकास वोल्फियन डक्ट से और मादा जनन तंत्र का विकास किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से होता है। इसका एक और नाम है नर जनन तंत्र या वोल्फियन डक्ट को एक दूसरा नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट। वोल्फियन डक्ट का दूसरा नाम क्या है? मीजोनेफ्रिक डक्ट। और मुलेरियन डक्ट का दूसरा नाम है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। कैसे याद करनी है? मीजोनेफ्रिक कौन सी है, पैरामीजो कैसी है? वोल्फियन में W है, W को उल्टा कर दो M बनेगा। ठीक है, तो W को उल्टा कर दो मीजोनेफ्रिक, मतलब वोल्फियन डक्ट मीजोनेफ्रिक है। दूसरी बची मुलेरियन, वो कौन सी हो जाएगी? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर जनन तंत्र का विकास किससे होता है? वोल्फियन डक्ट से। और मादा जनन तंत्र का विकास किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से होता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या बोल रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा जनन तंत्र का विकास अभी हमने पढ़ा कि इसका विकास कौन सी नलिका से होता है। तो मादा जनन तंत्र का विकास जो है अभी हमने पढ़ा मुलेरियन नलिका से। किससे होता है? मुलेरियन नलिका से। मां से मादा और मां से मुलेरियन। अब मादा जनन तंत्र जो है वो किन अंगों से मिलके बना होता है? ठीक है, तो मादा जनन तंत्र जो है एक अंग तंत्र है और एक अंग तंत्र जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलके बना होता है। तो मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? पहला है अंडाशय। अंडाशय होते हैं मादा के अंदर। अंडवाहिनी क्या होती है? अंडवाहिनी होती है। नेक्स्ट क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय होता है। और क्या होता है? सर्विक्स या इसको ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा या सर्विक्स। और योनि और बाह्य जननांग। बाह्य जननांग होते हैं। ठीक है, अंडाशय को क्या बोल रहे हैं? ओवेरी। अंडवाहिनी को क्या बोल रहे हैं बच्चों? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय को क्या बोल रहे हैं? यूटेरस। ग्रीवा को सर्विक्स, योनि को वेजाइना। और बाह्य जननांग कौन कौन से हैं? या तो वल्वर लिप्स, एक तो हैं वल्वर लिप्स एंड क्लाइटोरिस। ये क्या है? बाह्य जननांग हैं। तो मादा जनन तंत्र जो है निम्न अंगों से मिलके बना होता है। वो निम्न अंग कौन कौन से हैं बच्चों? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांग। ठीक है, बाह्य जननांग में वल्वर लिप्स एंड क्लाइटोरिस ये जो है वो मादा जनन तंत्र बनाते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंडाशय, जिसको क्या बोल रहे हैं? ओवेरी। अंडवाहिनी, ओविडक्ट। दोबारा फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय को क्या बोलते हैं बच्चों? यूटेरस, या इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं बॉम्ब। ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा या सिंपल इसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। योनि क्या बोलते हैं? वेजाइना। और बल्वर लिप्स और क्लाइटोरिस। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो मादा के अंदर अंडाशय कितने हैं भाई? संख्या में 2 होते हैं। अंडवाहिनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। गर्भाशय 1 होता है। ठीक है, सर्विक्स 1 होती है। योनि सिंगल 1 होती है। वल्वर लिप्स 2 होते हैं। ठीक है, और क्लाइटोरिस की संख्या कितनी है? 1 क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, मादा जनन अंग की संख्या क्या है? तो कौन से अंग कितने पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से युग्म में और कौन से युग्म में नहीं पाए जाते वो है। नेक्स्ट देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। ये जो ऑर्गन हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं मादा जननांग। तो देखो भाई, ये 2 अंडाशय हो गए। क्या हो गए? 2 अंडाशय। ये दोनों अंडाशय से निकल रही है अंडवाहिनी। क्या निकल रही है? अंडवाहिनी। ठीक है, अब देखो, और अंडवाहिनी जो है
वो कहाँ आके खुलेगी, गर्भाशय के अंदर। कहाँ खुलेगी, गर्भाशय के अंदर आके खुल रही है। तो ये क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। और गर्भाशय आगे जाके कहाँ, सर्विक्स में खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है, सर्विक्स में। और सर्विक्स जो है फाइनली जाके कहाँ खुल रही है, योनि के अंदर। ये योनि के अंदर खुल रही है। तो ये जो हैं वो मादा जनन अंग हैं। अब मादा जनन अंग में ये क्या है बच्चों, ये अंडाशय है। तो अंडाशय कितने हो गए, 2 अंडाशय हो गए। एक वो रहा है ना, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में 2 अंडाशय हो गए। अंडाशय से क्या निकल रही है, अंडवाहिनी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये अंडवाहिनी हो गई, ये अंडवाहिनी। ठीक है, लेकिन अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अंडवाहिनी जो है बच्चों वो कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इस पहले भाग को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी का पहला भाग क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग को क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। और तीसरा भाग जो है, जो गर्भाशय की तरफ है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्तमस। क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्तमस। तो इस प्रकार अंडवाहिनी जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा कौन सा, स्तमस ना। और फिर क्या आ गया, गर्भाशय आ गया, जिसको क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय। ये गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार की बात करें बच्चों, तो गर्भाशय की दीवार में 3 परत पाई जाती है। पहली और ये दूसरी, ये हो गई दूसरी, और एक सबसे अंदर पाई जाती है। तो ये सबसे अंदर वाली 3 परत। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार में बच्चों कितनी परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती हैं। किसमें, गर्भाशय की दीवार में। कौन कौन सी, तो सबसे बाहर वाली जो है उसको बोलते हैं एपीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एपीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं बच्चों, एपीमेट्रियम। बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली परत, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार में कितनी परत, 3 परत। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली एपीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली कौन सी, इंडोमेट्रियम पाई जाती है। ठीक है, फिर गर्भाशय जो है वो कहाँ जाके खुलता है, सर्विक्स में। अब ये सर्विक्स है, ये यहाँ से ले तक, यहाँ तक क्या है बच्चों, ये सर्विक्स। अब सर्विक्स के 2 मुंह पाए जाते हैं। बोलते हैं ना कि गाय भैंस जो बच्चा देती है, जो सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है, इस वजह से जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो सर्विक्स के मुंह क्या है, ये सर्विक्स के मुंह है। ठीक है, ये घेरा, ये दूसरा, ये सर्विक्स के मुंह है। ठीक है, तो सर्विक्स के 2 मुंह पाए जाते हैं। एक तो अंदर की तरफ, मतलब गर्भाशय की ओर, और दूसरा मुंह जो है वो योनि की तरफ, मतलब बाहर की ओर। ये सर्विक्स के क्या है, मुंह। तो जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस। इन मतलब अंदर। ठीक है, तो इंटरनल ऑस अंदर की तरफ, मतलब गर्भाशय की ओर। और बाहर वाला जो है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। क्या, एक्सटर्नल ऑस। एग्जिट, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, तो कोई नहीं, इन मतलब अंदर। इंटरनल ऑस गर्भाशय की ओर होता है, और सर्विक्स का जो बाहर वाला मुंह है जो योनि की तरफ होता है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल ऑस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल ऑस। ये एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस।
यहाँ पर छोटी छोटी ये नलिकाएं पाई जाती हैं और इन नलिकाओं के बीच में ये छिद्र पाया जाता है। बच्चों इन नलिकाओं को बोलते हैं, इन नलिकाओं को कैनाल ऑफ गर्टनर। क्या बोलते हैं? कैनाल ऑफ गर्टनर। अब कैनाल ऑफ गर्टनर क्या है बच्चों? कैनाल ऑफ गर्टनर किसमें पाई जाती हैं? मादा की योनि में पाई जाती हैं। और है क्या ये वोल्फियन नलिका का अवशेष है। किसका? वोल्फियन नलिका का अवशेष। मतलब वोल्फियन नलिका तो नर जनन तंत्र बनाती है, लेकिन मादा के अंदर वो एक अवशेष के रूप में रह जाती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र जो है वो मुलेरियन नलिका से बनता है। हमने पहले पढ़ा कि नर जनन तंत्र का निर्माण वोल्फियन नलिका से, मादा जनन तंत्र का निर्माण मुलेरियन नलिका से। तो कैनाल ऑफ गर्टनर क्या है? वोल्फियन नलिका का अवशेष है जो मादा की योनि में पाई जाती है। ठीक है, तो कैनाल ऑफ गर्टनर क्या है? वोल्फियन नलिका का अवशेष। वोल्फियन नलिका का अवशेष है। क्या है? वोल्फियन नलिका का अवशेष है। और ये छोटा सा जो छिद्र है ये क्या है? ये बच्चों ये है यूरिथ्रल ओरिफिस। क्या बोलते हैं इसको? यूरिथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। और यूरिथ्रल ओरिफिस क्या है? ये वो छिद्र है जहां से यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन मतलब जहां से जो है मूत्र बाहर निकलता है, इस छिद्र से। और ये छिद्र जो है वो जनन अंग का भाग नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, क्योंकि ये छेद जो है वो अंदर जाके यूरिथ्रा से मिल रहा है। और यूरिथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय से, और मूत्राशय मूत्रवाहिनी से, और वो जहाँ जाके किडनियों से मिला होता है। ठीक है, तो ये यूरिथ्रल ओरिफिस जो है ये छेद, ये अंदर जाके जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यहाँ पे एक छिद्र है। और ये जो है इनको क्या बोल रहे हैं हम? वल्वर लिप्स बोल रहे हैं। ये जो रेड कलर के जो हैं इनको क्या बोल रहे हैं? वल्वर लिप्स। क्या बोल रहे हैं? वल्वर लिप्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये वल्वर लिप्स जो हैं ये दो भागों में होते हैं, लेविया माइनोरा एंड लेविया मेजोरा, ये दो भागों में। ठीक है, तो ये जो है वो मादा जनन तंत्र हो गया, जिसमें क्या है? दो अंडाशय, एक एरा एरा, दो अंडवाहिनी, एक इधर एक इधर। अंडवाहिनी के तीन भाग, एक कौन सा? इनफंडिबुलम जो अंडाशय की ओर है, बीच वाला एम्पुला, और सबसे गर्भाशय की ओर जो है उसको क्या बोल रहे हैं? स्तमस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? स्तमस। ये गर्भाशय हो गया। और गर्भाशय की दीवार में तीन परत हैं, बाहर वाली एपिमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर वाली इंडोमेट्रियम। ये हो गई सर्विक्स। सर्विक्स के दो मुंह हो गए, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। और ये क्या हो गई? योनि। योनि में क्या है? क्लाइटोरिस है। ठीक है, हाँ क्लाइटोरिस है, कैनाल ऑफ गर्टनर है, और ये क्या है? ये वोल्फियन नलिका का अवशेष है। और ये यूरिथ्रल ओरिफिस है जहाँ से मूत्र जो है यूरिनेशन जहाँ से होता है। और ये क्या है? वल्वर लिप्स है। तो ये मादा जनन तंत्र हो गया। तो हमने वही पढ़ा था पीछे कि मादा जनन तंत्र जो है किन अंगों से मिलकर बना होता है? तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, वल्वर लिप्स एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला जनन अंग कौन सा है बच्चों? अंडाशय। कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय क्या है भाई? तो अंडाशय को मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अंडाशय को क्या बोलते हैं? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। और सबको द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ऐसे ही नर के अंदर वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, नर के अंदर। और मादा के अंदर किसको बोल रहे हैं? प्राथमिक लैंगिक अंडाशय को। बाकी सबको क्या बोल रहे हैं? द्वितीयक। इसको प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मादा युग्मक, क्या? क्योंकि ये मादा युग्मक, क्या? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। किसका? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं।
ठीक है। तो अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं क्योंकि ये नर मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण को कहते हैं क्योंकि वो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। क्या ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। क्यों भाई? क्योंकि अंडाशय एक क्या है, एक जनन अंग है, लेकिन इससे कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। क्योंकि हार्मोन कौन स्रावित करता है? हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है और ये भी हार्मोन स्रावित कर रहा है अंडाशय, तो ये भी क्या हो गया? एक अंतःस्रावी है। क्योंकि इससे क्या स्रावित होते हैं? क्योंकि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित करता है अंडाशय? हार्मोन स्रावित करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। कौन कौन से हार्मोन? इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा बच्चों? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा कौन सा? एक रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। कौन सा? रिलैक्सिन। प्रसव के समय अंडाशय से एक हार्मोन और स्रावित होता है, रिलैक्सिन। तो हम बोल सकते हैं अंडाशय जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, क्योंकि अंडाशय हार्मोन स्रावित करता है और हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे अंडाशय के बारे में। सभी जंतुओं का, देखना सुनना ढंग से बच्चों, सभी जंतुओं में 2 अंडाशय होते हैं, दायां अंडाशय और बायां अंडाशय। अब मैं बोलूं कि सभी जंतुओं में दायां अंडाशय अधिक क्रियाशील होता है और बायां अंडाशय कम क्रियाशील होता है। मतलब कि अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो दायां या बायां? दोनों। भाई बायां कम क्रियाशील है तो कभी कभी अंडाणु वो भी बना देता है। अधिकतर कौन बनाता है? दायां बनाता है। तो सभी जंतुओं में दायां अंडाशय अधिक क्रियाशील होता है और बायां अंडाशय कम क्रियाशील होता है। लेकिन मुर्गी के अंदर, किसमें? मुर्गी में सिर्फ बायां अंडाशय ही पाया जाता है, दायां तो जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में तो बायां ही पाया जाता है, दायां है ही नहीं। और सभी जंतुओं में दायां अंडाशय अधिक क्रियाशील है और बायां अंडाशय जो है वो कम क्रियाशील है। तो क्या सभी जंतुओं में, किसकी बात कर रहे हैं? सभी जंतुओं की। ठीक है, सभी जंतुओं में दायां अंडाशय, दायां अंडाशय जो है वो क्या है बच्चों? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, और बायां अंडाशय जो है, कौन सा? बायां अंडाशय वो कम क्रियाशील है। क्लियर है? दायां अंडाशय अधिक क्रियाशील है, बायां अंडाशय कम क्रियाशील है। अगर बात करें किसकी? मुर्गी की। किसकी बात करें बच्चों? मुर्गी के अंदर बात करें तो मुर्गी में सिर्फ और सिर्फ बायां अंडाशय ही क्रियाशील होता है, या बोलें सिर्फ और सिर्फ बायां अंडाशय ही पाया जाता है। मुर्गी में सिर्फ बायां अंडाशय, सिर्फ बायां अंडाशय ही पाया जाता है।
तो मुर्गी में सिर्फ जो है वो बायां अंडाशय ही पाया जाता है। नोट डाल लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुर्गी में दायां अंडाशय विकसित ही नहीं होता। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ा। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण जो है वो कैसे होता है वो एक बार देखेंगे। ये बच्चों अंडाशय है, ये क्या है, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय के अंदर सुनना, अंडाशय के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है, अंडाशय के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं ऊगोनियम कोशिका। क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बच्चों बोलते हैं ऊगोनियम कोशिका। ऊगोनियम कोशिका। तो अंडाशय के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको ऊगोनियम कोशिका कहते हैं। ये ऊगोनियम कोशिका जब मादा गर्भाशय में होती है, अपनी मां के गर्भ में होती है, तभी उस मादा बछड़ी के अंदर ये अंडाशय के अंदर ऊगोनियम कोशिका बन जाती हैं। और उसके बाद वो जन्म लेती है, तब ये थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो मादा जवान होती है तब ये ऊगोनियम कोशिका 60,000 के आसपास बचती हैं। फिर मादा में मध चक्र शुरू होता है। क्या शुरू होता है, जब जवान हो जाती है मादा तो उसके अंदर ईस्ट्रस साइकिल या मध चक्र की शुरुआत होती है। और मध चक्र की शुरुआत में इन ऊगोनियम कोशिका में से एक ऊगोनियम कोशिका बच्चों बड़ी होगी। क्या होगी, एक ऊगोनियम कोशिका बड़ी होगी और बड़ी होके बनाएगी क्या, प्राथमिक पुटिका। क्या बनाएगी, एक ऊगोनियम कोशिका बड़ी होके बनाती है प्राथमिक पुटिका। क्या बनाएगी, प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका और बड़ी होगी और प्राथमिक पुटिका और बड़ी होके बनाएगी द्वितीयक पुटिका। क्या बनाएगी, द्वितीयक पुटिका या सेकेंडरी फॉलिकल। द्वितीयक पुटिका बच्चों और बड़ी होगी और द्वितीयक पुटिका और बड़ी होके ऊगोनियम कोशिका, कोई एक ऊगोनियम कोशिका मध चक्र की शुरुआत में बड़ी होती है और क्या बनाती है, प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका से बनती है द्वितीयक पुटिका और द्वितीयक पुटिका से क्या बनी, तृतीयक पुटिका। क्या बनी, ये बनी तृतीयक ये बनी तृतीयक पुटिका। और तृतीयक पुटिका और बड़ी होके बनाती है परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। क्या बनाती है, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। ये और बड़ी हुई और ये और बड़ी होके इसने क्या बनाया, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, दोबारा देखेंगे। अंडाशय के अंदर बहुत सारी ऊगोनियम कोशिका हैं। एक ऊगोनियम कोशिका मध चक्र की शुरुआत में, एक ऊगोनियम कोशिका बड़ी होकर बनाती है प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका से बनेगी द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका से बनी तृतीयक पुटिका और तृतीयक पुटिका से बनी परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। क्या बनी बच्चों, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका बनी। क्या बनी, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका बनी। अब ये परिपक्व ग्रेफियन पुटिका फट जाती है। क्या होता है बच्चों, ये परिपक्व ग्रेफियन पुटिका जो है वो क्या हो गई, फट गई। परिपक्व ग्रेफियन पुटिका फट जाती है और परिपक्व ग्रेफियन पुटिका के फटने से इसमें से अंडाणु जो है, क्या, इसमें से अंडाणु बाहर आ जाता है। परिपक्व ग्रेफियन पुटिका फटी, अंडाणु बाहर आया। अंडाशय से अंडाणु का बाहर आना, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं,
अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। ठीक है, तो परिपक्व ग्रेफियन पुटिका फटी और उससे अंडाणु बाहर आ गया, मतलब अंडोत्सर्ग हो गया। और अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? वो है LH हार्मोन या ल्यूटेजिंग हार्मोन। अब ये फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका क्या बनाएगी? और ये एक संरचना बनाती है अंडाशय के अंदर, जिसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस लूटियम। तो फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका क्या बनाती है? कार्पस लूटियम बनाती है। क्या बन गया? कार्पस लूटियम। और इस कार्पस लूटियम को ही क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। और कार्पस लूटियम जो है वो एक हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है? एक हार्मोन स्रावित करता है, और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तृतीयक पुटिका कहाँ है? देखो भाई, तृतीयक पुटिका कहाँ पर है? ये रही। तृतीयक पुटिका की दीवार में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसकी दीवार में? तृतीयक पुटिका की दीवार में बच्चों कितने प्रकार की कोशिकाएं? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाहर वाली थीका कोशिका और अंदर वाली ग्रेनुलोसा कोशिका। ठीक है, तो तृतीयक पुटिका की दीवार में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। एक तो थीका कोशिका, कौन सी? एक तो थीका कोशिका और दूसरी कौन सी है बच्चों? दूसरी है ग्रेनुलोसा कोशिका। ये रेड वाली कौन सी है? ग्रेनुलोसा कोशिका। और ग्रेनुलोसा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है। किससे? इस ग्रेनुलोसा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो मैंने बताया अंडाशय से मेनली दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनको मादा लिंग हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दोबारा देखेंगे। और अंडाणु जो है वो बन गया। तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में कैसे हुआ? अंडाशय के अंदर बहुत सारी उगोनियम कोशिका पाई जाती हैं। मध्य चक्र की शुरुआत में एक उगोनियम कोशिका बड़ी होकर प्राथमिक पुटिका बनाती है। प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका से तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका से परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। परिपक्व ग्रेफियन पुटिका फट जाती है, अंडाणु बाहर आ जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, और फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका कार्पस लूटियम बनाती है। और कार्पस लूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते हैं। और तृतीयक पुटिका की दीवार में दो प्रकार की कोशिका, थीका कोशिका और ग्रेनुलोसा कोशिका। और ग्रेनुलोसा कोशिका से कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। प्राथमिक पुटिका को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राथमिक पुटिका को प्राइमरी फॉलिकल। द्वितीयक पुटिका को सेकेंडरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका को टर्सरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्रेफियन। परिपक्व ग्रेफियन पुटिका को पकी हुई ग्रेफियन पुटिका है, पकी हुई है तो फटेगी। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, इन सब की वृद्धि हो रही है। और एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बच्चों फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या है? फॉलिकल है। तो इन पुटिकाओं की वृद्धि के लिए, या मैं बोलूं इन फॉलिकल्स के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, ये सब पुटिकाएं जो बड़ी हो रही हैं, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम में ही आ रहा है उसमें FSH हार्मोन। कौन सा? FSH हार्मोन जिम्मेदार है इन पुटिकाओं की विकास के लिए, इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। कौन सा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन, जो है इस परिपक्व ग्रेफियन पुटिका को फाड़ देता है। ठीक है,
एक बार और देखो, उगोनियम कोशिका, अंडाशय के अंदर बहुत सारी उगोनियम कोशिका पाई जाती हैं। उगोनियम कोशिका मध्य चक्र की शुरुआत में एक उगोनियम कोशिका बड़ी होकर प्राथमिक पुटिका बनाती है, प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका से तृतीयक पुटिका। तृतीयक पुटिका की दीवार में 2 प्रकार की कोशिका, थीका कोशिका और ग्रेनुलोसा कोशिका। ग्रेनुलोसा कोशिका से ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तृतीयक पुटिका से बनती है परिपक्व ग्रेफियन पुटिका, पकी हुई। इस पकी हुई ग्रेफियन पुटिका फट जाती है, अंडाणु बाहर निकल जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। किसने कराया? एलएच ने। और फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका कार्पस लूटियम बनाती है और कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर है भाई? हाँ, तो ये हो गया अंडाशय के अंदर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो तो क्या क्या हुआ इसमें, तो एक बार देखेंगे। सबसे पहले क्या थी? उगोनियम कोशिका थी। क्या थी बच्चों? उगोनियम कोशिका। उगोनियम कोशिका जो है वो बड़ी हुई और उगोनियम कोशिका से क्या बनी? प्राथमिक पुटिका। क्या बनी? प्राथमिक पुटिका बनी। प्राथमिक पुटिका से क्या बनी? द्वितीयक पुटिका। क्या बनी? द्वितीयक पुटिका। और द्वितीयक पुटिका से क्या बनी? तृतीयक पुटिका। और तृतीयक पुटिका से क्या बनी? परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। क्या बनी? परिपक्व ग्रेफियन पुटिका। और परिपक्व ग्रेफियन पुटिका क्या हुई? फटी, तो अंडाणु तो बाहर निकला और फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका ने क्या बनाया बच्चों? कार्पस। क्या बनाया? कार्पस लूटियम। या इसको मैं सीधे लिख देता हूं, क्या बनाया? फटी हुई परिपक्व ग्रेफियन पुटिका क्या बना रही है? कार्पस लूटियम। क्या बन गया? कार्पस लूटियम, या इसी को क्या बोल रहे हैं? Cl बन गया, ठीक है। अब तृतीयक पुटिका से कौन सा हार्मोन? इसकी कौन सी कोशिका से? ग्रेनुलोसा कोशिका से। कौन सी कोशिका से? ग्रेनुलोसा कोशिका से। तृतीयक पुटिका की ग्रेनुलोसा कोशिका से कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये हमने देख ही लिया अभी। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया? यहां पे ये हो गया बच्चों क्या? अंडोत्सर्ग हो गया, ओवुलेशन हो गया। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंडा बाहर आ गया और कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन? इससे एक हार्मोन स्रावित हुआ जिसको क्या बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बोल रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार जो है वो अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ? अंडाशय के अंदर। अब बच्चों देखेंगे इस डायग्राम में क्या होता है। ये अंडाणु जो है यहां से फटी, ये ग्रेफियन पुटिका फटी, फटने के बाद ये अंडाणु जो है वो बाहर गया अंडवाहिनी में, और निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। और इस अंडाणु का क्या हो गया? निषेचन हो गया अंडवाहिनी में, तो ये गर्भाशय में जाके बच्चा बनाएगा। और फिर क्या होगा? ये सारी प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी और अंडाशय के अंदर एक कार्पस लूटियम बचेगा जो लगातार प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा पूरे गर्भकाल। ये सब जो है फिर रुक जाएगी। अगर निषेचन हुआ तो कार्पस लूटियम ये बच जाएगा और बाकी ये सारी क्रिया रुक जाएगी अंडाशय के अंदर। पूरे गर्भकाल कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये अंडाणु का निषेचन, इसको शुक्राणु नहीं मिला अंडवाहिनी में, तो अंडाणु जो है आगे जाके गर्भाशय से होता हुआ बाहर निकल जाएगा
और फिर अगले मध्य चक्र में, भाई मध्य चक्र का है भैंस में 21 दिन का, तो अगले मध्य चक्र में क्या होगा, ये कार्पस लूटियम खत्म हो जाएगी, कार्पस लूटियम खत्म हो जाएगी। अगले मध्य चक्र में दोबारा एक ओगोनियम कोशिका बड़ी होगी, प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका, फिर से कार्पस लूटियम बनेगा, फिर से अंडाणु बाहर निकल जाएगा। निषेचन नहीं हुआ तो दोबारा अगले मध्य चक्र में फिर से अंडाणु बनेगा, और निषेचन हो गया तो पूरे गर्भकाल जब तक बच्चा गर्भ में रहेगा ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाती है और कार्पस लूटियम जो है वो बना रहता है। नहीं तो निषेचन नहीं हुआ तो जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा वैसे ही कार्पस लूटियम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया, अंडाशय। अब एक चीज देखेंगे बच्चों, तो ये बन गया अंडाणु। सभी जानवरों में क्या होता है देखेंगे, 2 पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अंडाशय है बच्चों, है ये क्या है, अंडाशय। अंडोत्सर्ग जो है, अंडाणु जो है वो अंडाशय की सतह पे कहीं से भी बाहर आ सकता है। यहां से बाहर आ जाए, यहां से बाहर आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए। अंडोत्सर्ग अंडाशय की सतह में कहीं से हो सकता है, मतलब अंडाणु जो है वो अंडाशय में कहीं से भी बाहर आ सकता है सभी जानवरों में। लेकिन घोड़ी में क्या, घोड़ी में क्या होता है बच्चों, घोड़ी के अंदर ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है अंडाशय के अंदर, ये रहा। और अंडाणु जो है वो इस गड्ढे से ही बाहर आता है और इस गड्ढे को बोलते हैं ओवुलेटरी फोसा। क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फोसा कहते हैं। तो घोड़ी में, घोड़ी के अंडाशय में एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को ओवुलेटरी फोसा कहते हैं। और घोड़ी में अंडोत्सर्ग सिर्फ और सिर्फ ओवुलेटरी फोसा से होता है। बाकी सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग अंडाशय की सतह में कहीं से भी हो सकता है। तो क्या, बाकी सभी जानवरों में, बाकी सभी जानवरों में अंडाणु अंडाशय की बाकी सभी जानवरों में अंडाणु अंडाशय की सतह से कहीं से भी बाहर आ सकता है, कहीं से भी बाहर आ सकता है, कहीं से भी बाहर आ सकता है। लेकिन घोड़ी में, लेकिन घोड़ी के अंडाशय में क्या, लेकिन घोड़ी के अंडाशय में एक दसाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक दसाव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओवुलेटरी फोसा कहते हैं, जिसे ओवुलेटरी फोसा कहते हैं। और घोड़ी में अंडोत्सर्ग सिर्फ कहां से होता है, इस दसाव, इस ओवुलेटरी फोसा से होता है। घोड़ी में अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कहां से, सिर्फ ओवुलेटरी फोसा से ही होता है। क्लियर है कि बाकी सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग अंडाशय की सतह में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन घोड़ी के अंडाशय में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे ओवुलेटरी फोसा कहते हैं। और अंडोत्सर्ग सिर्फ ओवुलेटरी फोसा से ही होता है। एक चीज और देखेंगे, कुतिया के अंदर सभी जानवरों का अंडाशय नग्न अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुतिया अपने अंडाशय को ढक के रखती है। कुतिया के अंडाशय के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे ओवेरियन बर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरियन, ओवेरियन बर्सा। क्या बोलते हैं बच्चों, ओवेरियन बर्सा।
तो सभी का अंडाशय नग्न अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुतिया के अंडाशय के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे ओवेरियन वर्षा कहते हैं। सभी जंतुओं का अंडाशय नग्न अवस्था में पाया जाता है, नग्न अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुतिया के अंडाशय के ऊपर किसके? कुतिया के अंडाशय के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे ओवेरियन वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन वर्षा कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ओवेरियन वर्षा कहते हैं इसको। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।